स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सातवाहन वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिमुक। तो सिमुक ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर में कण्व वंश के राजा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा जो हाल था ये भी जो है सातवाहन वंश का 17वां राजा था, ठीक है, जो अपने साहित्यिक योगदान के लिए जाना जाता था। और जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है, ये सातवाहन वंश के सबसे महान और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे। इनके टाइम पीरियड में जो सातवाहन वंश है उसके साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। शिवामी जो है इन्हें सातवाहन वंश का अंतिम शासक माना जाता है। सातवाहन प्रशासन में आहार का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिला। तो सातवाहन प्रशासन में साम्राज्य को प्रांतों या जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें उस टाइम के अंदर में आहार या राष्ट्र कहते थे। आहार जो है ये सातवाहन साम्राज्य की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई थी। प्रत्येक आहार का प्रशासन एक अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था, जिसे अमात्य या फिर महामात्र कहा जाता था। सातवाहन प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रित। तो सातवाहन जो प्रशासन था इसमें राजा जो है वो सर्वोच्च और केंद्रीय सत्ता होता था, लेकिन इसका जो ज़्यादातर प्रशासनिक ढांचा था वो विकेंद्रित यानी कि डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। तो राजा जो है सर्वोच्च और केंद्रीय सत्ता होता था, लेकिन फिर भी ये डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रित क्यों होता था? क्योंकि इसके कुछ प्रमुख कारण और विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला था हमारा सामंती सरदार। तो साम्राज्य जो है वो कई सारे सामंती सरदार हो, जैसे कि राजा, महाभोज और महारथी या फिर सेनापति के माध्यम से चलाया जाता था, ठीक है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके अलावा था भूमि अनुदान। तो सातवाहन शासक जो थे इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त भूमि देने की प्रथा शुरू की थी, जिससे जो प्रशासनिक और जो आर्थिक सत्ता जो थी उसका विकेंद्रीकरण, ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। इसके अलावा हमारा जो स्थानीय प्रशासन, इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो प्रांत यानी कि जिले जो होते थे उन्हें आहार कहा जाता था, और जो गांव होते थे ना उनका प्रशासन जो था वो स्थानीय अधिकारियों, अमात्यों और ग्रामीण द्वारा संभाला जाता था। इसलिए राजा जो था वो सर्वोच्च था, लेकिन जो प्रशासन था वो डिफरेंट लोगों के माध्यम से चलाया जाता था, इसलिए ये एक डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रित प्रणाली थी। गाथा सप्तशती किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाल से। तो गाथा सप्तशती जो है इसकी रचना हाल ने की थी। हाल जो थे वो सातवाहन वंश के 17वें राजा थे, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा के अंदर में 700 कविताओं का संग्रह लिखा था। सप्तशती का मतलब हमारा होता है 700 श्लोक या गाथाएं। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रामीण जीवन, प्रेम और सामाजिक जीवन का वर्णन है। सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। तो सातवाहन राजवंश की जो राजकीय और जो आधिकारिक भाषा थी वो प्राकृत ही थी, ठीक है। जबकि इसका जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जो लिपि कौन सी थी अगर आपसे पूछा जाए तो थी ब्राह्मी लिपि, और इसकी जो आधिकारिक भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। निम्न में से कौन सा कथन नानेघाट अभिलेख के बारे में सही है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, यह नागानिका से संबंधित है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो ये जो नानेघाट अभिलेख है ये महाराष्ट्र में स्थित एक ऐतिहासिक अभिलेख है जो कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। ये सातवाहन शासन शतकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी रानी नागनिका, ये उनके द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर में राजा सिमुक और उनके परिवार का उल्लेख मिलता है। साथ के साथ इसमें उनके द्वारा किए गए विभिन्न जो यज्ञ और जो दान दक्षिणा थी उसका विवरण मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है नानेघाट अभिलेख, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो हमें सही वाला बताना है। तो ऑप्शन से देखते हैं इसको हम लोग। ऑप्शन ए है हमारा नानेघाट अशोक, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि नानेघाट अभिलेख जो है ये सातवाहन वंश से जुड़ा है, ठीक है, जिसे रानी नागनिका ने जारी किया था, ये अशोक से संबंधित नहीं है। फिर हमारा ऑप्शन बी है नासिक गौतमी बालश्री, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि सातवाहन वंश के महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की जो उपलब्धियां और उनका जो विजयों का जो वर्णन है उनकी माता गौतमी बालश्री द्वारा लिखाए गए नासिक अभिलेख से मिलता है। तो नासिक का जो अभिलेख है वो गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता गौतमी बालश्री ने लिखवाया था। ऑप्शन सी हमारा हाथी गुम्फा समुद्रगुप्त, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है, इसका समुद्रगुप्त से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर है हमारा जूनागढ़ गौतमीपुत्र शातकर्णी, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ठीक है, इसका गौतमीपुत्र शातकर्णी से कोई संबंध नहीं है।
सातवाहन सिक्कों पर सामान्यतः क्या मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक और चित्र। तो सातवाहन वंशों के सिक्कों पर मुख्य रूप से जो है प्रतीक और चित्र जो है मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो है चैत्य यानी कि जो बौद्ध स्तूप, और इसके अलावा जो है जहाज, शंख, कमल और स्वास्तिक जैसे प्रतीक भी मिलते हैं। इसके अलावा जो जानवर चित्र यानी कि पशु चित्र है वो भी मिलते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, घोड़े आदि। और जो चांदी के सिक्के थे ना, उनके ऊपर में जो राजा थे उनके जो चित्र थे वो उस पर देखने को मिलते थे। इसके अलावा जो उज्जैन का प्रतीक है जो कि 4 वृत्त वाला चिन्ह है वो भी देखने को मिलता था। तो इसलिए हमारा जो प्रतीक और चित्र जो है ये सही उत्तर होगा। सातवाहन प्रशासन में महाभोज क्या था? तो सातवाहन प्रशासन में महाभोज जो था ये एक सामंती सरदार यानी कि जागीरदार या फिर प्रांतीय शासक होता था। सातवाहन साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 3 श्रेणियों के सामंतों जैसे कि राजा, महाभोज और सेनापति में बटी थी, जिसमें राजा जो है वो सबसे ऊंचा होता था और उसके बाद जो है महाभोज आता था। महाभोज जो है वो कोई सामान्य कर अधिकारी, ग्राम प्रमुख, सेना प्रमुख या न्यायाधीश नहीं था, वो एक उच्च स्तर का सामंत था। ठीक है, तो हमारे सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं कि महाभोज जो है वो सीधे राजा के बाद में उच्च सामंती स्तर पर माना जाता था। तो इसलिए महाभोज जो है इन सभी छोटी पोस्टों से रिलेटेड नहीं करता था, बल्कि वो एक सामंती सरदार था। तो हमारे सारे ऑप्शन गलत है, हमारा सामंती सरदार इसका सही उत्तर होना चाहिए। सातवाहन शासकों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शक। तो सातवाहन वंश के शासकों का जो सबसे लंबा संघर्ष चला था वो शकों के साथ में चला था, विशेष रूप से जो पश्चिमी क्षत्रप थे। दक्कन का और पश्चिमी भारत का क्षेत्र था, इसके नियंत्रण को लेकर सातवाहन और शकों के बीच में कई शताब्दी तक युद्ध लड़े गए। सातवाहन वंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो थे गौतमीपुत्र शतकर्णी, इन्होंने शक शासक नहपान को हराकर सातवाहन साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया था। सातवाहन व्यापार मुख्यतः किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोमन साम्राज्य से। सातवाहन जो थे ये विदेशों में मुख्य रूप से मसाले, वस्त्र और रत्न भेजा करते थे। इसके बदले में रोम से सोना, चांदी और शराब आती थी। इस व्यापार को इंडो रोमन ट्रेड कहा जाता था और ये जो व्यापार होता था ये पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे भड़ोच, कल्याण और सोपारा, ठीक है, इन बंदरगाहों से होता था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सातवाहन वंश के इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन से थे, तो ये भड़ोच, कल्याण और सोपारा थे। सातवाहन सिक्कों में मुख्य धातु क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और सीसा। तो सातवाहन शासक जो थे ये मेनली शीशा यानी कि लेड और जो कॉपर है यानी कि तांबा, इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो पोटीन है, ठीक, जो कि चांदी, तांबा, शीशे और टीन की मिश्र धातु होता है, उसका इस्तेमाल भी होता था। इसके अलावा चांदी के सिक्कों का भी इस्तेमाल होता था। तो जो सातवाहन सिक्के थे ना उनमें सोना और जो चांदी था इसका इस्तेमाल बहुत कम या फिर ना के बराबर होता था। ठीक है, मेनली जो है तांबा और शीशा यूज होता था। सातवाहन शासक किस धर्म को संरक्षण देते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों को। तो जो सातवाहन शासक थे ये मूल रूप से वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे कई यज्ञ किए थे। हालांकि इसके साथ ही वो बौद्ध धर्म के प्रति भी उदार और सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान की और नागार्जुन कोंडा और अमरावती जैसे स्थानों पर बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहारों के निर्माण के लिए शाही संरक्षण दिया था। तो वो बौद्ध और ब्राह्मण दोनों को संरक्षण देते थे। सातवाहन वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कमजोरी और शक शक्ति। तो सातवाहन वंश के महान शासक यक्षश्री शतकर्णी के बाद में कई सारे कमजोर शासक आए थे, जिसके कारण जो सत्ता थी वो कमजोर हो गई और इसी का फायदा उठाकर उनके जो सामंत थे अभीर और इश्वाचु, इन्होंने क्या किया, अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। इसके अलावा जो पश्चिमी शक थे ना, इनके लगातार जो आक्रमण थे वो बढ़ते जा रहे थे और के कारण साम्राज्य जो है वो टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो आज हमने सातवाहन वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।